Today we are going to start a new chapter in civics, that is chapter number 3. How do state government works? कैसे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ने 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी. 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के कंट्री में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है, जिसमें कि नेशनल लेवल पर जो यूनियन जिसको हम लोग कहते हैं, नेशनल एक जो है आपके पार्टी नेशनल जो है लेवल पर आपके एक तरह से गवर्नमेंट होती है. फिर इसके बाद दूसरी जो है स्टेट लेवल्स पर, डिफरेंट स्टेट लेवल्स पर होती है, जिसको जो है आपके गवर्न करती है या जिसके कंट्रोल में होती है, आप ये कह सकते हैं. तो यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स. स्टेट के अंडर में आपके जैसे पंचायती राज व्यवस्था होती है, जो कि आपके विलेजेस के जो है आपके छोटे छोटे जो विलेजेस होते हैं उनको कंट्रोल करती है. और जो अर्बन एरियाज हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लोकल जो अथॉरिटीज होती हैं वो आपके कंट्रोल किया करती हैं. तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है हम लोगों के यहाँ. तो ये आपके पंचायती राज व्यवस्था हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट को रन करने में. और एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो 2 तरह की जो है आपकी गवर्नमेंट बनती है. और इसमें जैसे स्टेट लेवल पे तो हर स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती है. हर स्टेट अपने जो है आपके जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं, उन असेंबली के मेंबर्स को में से जो आपके रूलिंग पार्टी होती है उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके जो है आपके मिनिस्टर्स बनाते हैं. और मिनिस्टर बना करके और जितने भी आपके एक तरह से डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, आपके एग्रीकल्चर का हो, इरिगेशन का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, ये सब जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर जो आपके एक तरह से मिनिस्टर होता है वो डिप्यूट किया जाता है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पूरे जो है आपके डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करने की. और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जो है आपके एक तरह से पूरी कंट्रोल में होती है यूनियन गवर्नमेंट के. तो यूनियन गवर्नमेंट जो आपकी होती है, जिसको नेशनल लेवल पे हम लोग नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, तो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो उसके डायरेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट चलती है. और स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र होती है, जो कि स्टेट के अंदर खुद से डिसीजन ले सकती है. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा चीजें मौजूद हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर स्टेट यूनियन से बंधा होता है, अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता. इसलिए बांधा गया है कॉन्स्टिट्यूशन से. ऐसा ना हो जाए कि स्टेट पर इतना ज्यादा आपने पावर दे दिया कि वो खुद कहने लगे कि हाँ, हम किसी जो है आपके नेशनल गवर्नमेंट को नहीं सुनेंगे, हमारा जो आपके एक तरह से गवर्नमेंट है वो ही गवर्नमेंट जो है आपके एक तरह से रन करेगी सारी चीजों को. या कल को कोई स्टेट ये ना कह दे कि हम नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को नहीं सुनना चाहते, हम एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट जो है आपके एक तरह से कंट्री बनाना चाहते हैं. तो ऐसे तो सारे स्टेट्स बिखरते चले जाएंगे और हर स्टेट अपना खुद की एक कंट्री बना लेगा. तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि स्टेट लेवल पे जो पाई जाने वाली जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरह से अंडर कंट्रोल रहती है यूनियन गवर्नमेंट के. वो यूनियन गवर्नमेंट के लॉज को और जितने भी आपके एक्शंस होते हैं वो या फिर जितने भी आपके एक तरह से डिक्लेरेशंस होते हैं यूनियन गवर्नमेंट्स के, उसको जो है मानना जरूरी होता है स्टेट गवर्नमेंट को. और स्टेट गवर्नमेंट जब तक नहीं मानती है तब तक जो है आपके एक तरह से ये कहा जाता है कि हमारा डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर रही है. तो इसलिए अगर देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम लोग यहाँ पर बात ये करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है आपके जो भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, हर जगह आपके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं. लेकिन आज जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक क्या है? स्टेट गवर्नमेंट. तो हम नेशनल गवर्नमेंट की बात अब नहीं करेंगे और ना ही पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे. हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे वर्क करती है और किसी स्टेट को कैसे चलाती है. अब देखिए, अगर हम लोग देखें तो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, तो उसके लिए हम लोग को, जैसे हमने आपको बताया कि 3 लेवल पे गवर्नमेंट होती है, एक लोकल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे. तो लोकल लेवल जिसको हम लोग कह रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था, जो आपकी होती है, जो विलेजेस को कंट्रोल करती है. स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमने आपको डिस्क्राइब किया स्टेट. और फिर नेशनल लेवल पे जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, या यूनियन की गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. तो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे रन करती है, उसके लिए रन करने के लिए जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी आगे चल करके भी आपको और डिटेल वे में मिलेगा, जैसे विधानसभा और विधान परिषद,
जैसे हमारी पार्लियामेंट होता है, तो पार्लियामेंट जो है आपके एक तरह से किसको कंप्राइज करता है या किस चीज से मिलकर के बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट उसको जो है आपके कंप्राइज करके बनता है। उसी तरह से हमारे स्टेट लेवल पे अगर हम लोग देखें तो स्टेट लेवल पर जो है आपके एक तरह से विधानसभा होती है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और जो आपके एक तरह से विधान परिषद होती है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहा जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ऐसा भी प्रोविजन है। तो लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जरूरी है। वजह क्या है कि जो है आपके मोस्ट ऑफ द जो है आपके स्टेट में दोनों जो है आपके विधानसभा, विधान परिषद दोनों है, और स्टेट में अगर हम लोग देखें तो इनका दोनों का होना जरूरी भी होता है। क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों होता है या किस तरह से होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके जितने भी आपके एमएलएज हैं, एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, एमएलए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विधायक। तो विधायक या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहा जाता है, वो क्या है? वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाता है, और जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर्स होते हैं, जितने जीते हुए लोग होते हैं, वही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। अब जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अपने लीडर को चुनते हैं, और जब लीडर चुनते हैं तो उसी लीडर को क्या कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर फिर उन्हीं लोगों में से कुछ जो है आपके प्रोमिनेंट लोगों को चुनता है, मेंबर्स को चुनता है, और उन्हीं को डिफरेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला, किसी को जो है आपके एक तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट मिला, किसी को जो है ट्रांसपोर्ट मिल गया। तो इस तरह के जितने भी आपके एक तरह से डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपके रन कराए जाते हैं। तो स्टेट लेवल पर जो भी गवर्नमेंट वर्क करती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक तरह से चुन करके, क्योंकि आपके इलेक्ट हो करके मेंबर्स गए हैं और पीपल ने वोट किया है, इसलिए पीपल का पूरा योगदान है उस गवर्नमेंट को बनाने में। तो गवर्नमेंट क्योंकि पीपल बना रही है और अपने जो है एमएलएस को वो चुन करके भेज रही है, इलेक्ट करके भेज रही है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक खुद डिसीजन ले रही है जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसी को हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं, इसी को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पीपल के हाथ में जो आपके एक तरह से सिटीजन हैं हम लोगों की कंट्री के, उन्हीं के हाथ में सारी पावर होती है, इसीलिए डेमोक्रेटिक जो है आपके एक तरह से गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट होती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब देखिए जो एमएलएज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एमएलए को इलेक्ट करके, इलेक्शन में ढेर सारे लोग खड़े होते हैं लेकिन एक कोई जीतता है। कौन जीतता है? जिसको मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक लाइक करती है, ज्यादा वोट मिलता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जिसको लाइक कर रही है वही इलेक्ट हुआ है। तो अगर वो इलेक्ट हुआ, इसके मतलब कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अपलिफ्टमेंट में वही जो है आपके एक तरह से काम करेगा, डेवलपमेंट में वही काम करेगा, ग्रोथ में वही काम करेगा। तो इसलिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की। पूरी जिम्मेदारी जो होती है आपके ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को होती है, जो एमएलए होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, अगर आप उस स्टोरी को देखें तो एमएलए से ही कंसर्निंग, एमएलए की क्या ड्यूटी होती है, क्या कंसर्निंग होती है, उससे रिलेटेड एक स्टोरी दी गई है। जैसे हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहा जा रहा है। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, ये अपना खड़े हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में देखें, हे लुक एट दिस, it says that there is a water shortage in our state and people are falling sick। इसका मतलब कि हम लोगों के स्टेट में वाटर की क्राइसिस हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से लोग जो है आपके एक तरह से बीमार पड़ रहे हैं। तो अब यहां पर जो है एक तरह से यहां पर जो पीपल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटेलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। अब देखिए पटेलपुरम जो है एक ऐसी जगह है जहां पर लोग 3 दिन में एक बार पानी पा पाते हैं। अब इतनी क्राइसिस है, देखिए शॉर्टेज कितनी ज्यादा है, ये बताया जा रहा है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन एंड acute डायरिया, और विद acute डायरिया। तो अब जितने भी आपके एक तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें ज्यादातर चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं,
जो कि डायरिया से जो है आपके एक तरह से आप ये कहें उनको डायरिया हो रहा है। तो डायरिया किससे होता है? आपके एक तरह से ड्रिंकिंग वाटर जो आपके है वो अगर मान लीजिए गंदा आ रहा है या फिर बहुत क्लीन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एरिया में डायरिया अगर फैल रहा है, इसके मतलब क्या है कि वाटर क्लीन नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है। तो इन लोग पढ़ना है, इन मेनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villages have been carrying water across great distances. तो अब यहां पर क्या है, यहां पे ये दोनों फ्रेंड्स अपना डिस्कस कर रही हैं और ये बता रही हैं कि जितनी भी आपके एक तरह से रिवर्स हैं वो सब सूख गई हैं, जिसमें पानी नहीं है, टैंक सूख गए हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉपर जो है आपके एडुकेट वाटर नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से जो है आपके लोग जो है आपके इफेक्टेड हो रहे हैं और डिजीज से, और डायरिया जो है आपके बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। तो ये अभी डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद ये है कि दोनों फिर डिस्कशन करते रहते हैं कि टीवी न्यूज दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, इज दैट पॉसिबल, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट। तो एक फ्रेंड ये कहती है कि टेलीविजन की न्यूज में हमने देखा कि 10 लोग डायरिया से मर गए। तो ये पूछती क्या डायरिया से भी लोग मर सकते हैं? तो हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। अब दूसरी उसकी फ्रेंड कहती है हमें क्या पता, और जो है हम क्या जाने कि जो है आपके मरे हैं या नहीं मरे हैं। तो नॉर्मल सी बात होकर के वो जो है चले जाते हैं। उसके बाद दैट आफ्टरनून दोनों बात करते हुए साइकिल से दोनों जा रही हैं। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइज्ड ड्रिंक from the market. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health, Shireen. तो शीरीन जो है आपके एक तरह से लड़की है जिसको उसकी मदर जो है आपके एक तरह से बोल देती हैं कि आप जो है आइज्ड जो जितनी भी है आपके आइज्ड वाली जितनी भी आपके आइटम्स होते हैं वो कोई नहीं खाएंगे। आइस वाले जैसे आइसक्रीम है या फिर जो है आपके कोल्ड कॉफी है या फिर जितनी भी ऐसी चीजें हैं जहां पर जो है आइस का यूज होता है, तो उस तरह की जितनी चीजें हैं वो आप यूज नहीं करेंगे। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन था मदर का शीरीन के लिए। उतनी देर में साइकिल चलाते चलाते आती हैं तो एक पुलिसमैन जो होती है, पुलिस वुमेन जो होती है वो खड़ी होती है और इन लोगों दोनों को रोकती है, स्टॉप। तो ये स्टॉप करके इनको रोक देती है। दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव घेराव द एमएलए's रेसिडेंस। तो अब वो बताती है कि आप लोग इधर से मत जाइए, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो है घेराव किया गया है आपके एमएलए का, एमएलए को चारों तरफ से जो है उनका घर को रोका गया है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है। तो वाई ये पूछती है, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैजंट डन। ये पूछती है क्या उसने किया है। तो पुलिस वुमेन जो होती है वो ये बताती है कि क्या किया नहीं है, क्या नहीं किया है, इस पर जो है लोग जो है आपके एक तरह से गुस्सा है। And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. तो एक लीडर है वो जो माइक में बोल रहा है कि हमारे एमएलए को फौरन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और जो है आपके पब्लिक हेल्थ के बारे में जो है आपके एक एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो है आपके लीडर बोल रहा था। अब जो फ्रेंड है शीरीन वो बोलती है व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। कोई लीडर ही हो सकता है ये, क्योंकि इसके वॉइस जो है आपके बहुत ऊंची है। तो ये चुप कराती है। आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, ही इज अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। तो अपोजिशन का ये मेंबर है। अब देखिए एक वर्ड आया अपोजिशन, अब इसका भी मतलब आपको समझना पड़ेगा। एक होती है रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होती है, जो गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन वो पार्टियां जो आपके एक तरह से इलेक्ट होके जाते तो हैं एमएलए, लेकिन वो रूलिंग पार्टी में नहीं होते बल्कि नॉन रूलिंग पार्टी में होते हैं, लेकिन असेंबली के तो मेंबर्स ही हैं, तो असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। तो जो आपके पार्टियां, जो ऐसी पार्टियां हैं, अब किसी भी जगह पर एक पार्टी जो है आपकी रूलिंग पार्टी है, बाकी जो है आपके अपोजिशन में होती है। और अपोजिशन की एक्चुअल पार्टी किसको कहा जाता है, जो दूसरी बड़ी पार्टी होती है। इसके मतलब कि जो एक तो बड़ी पार्टी है और एक दूसरी बड़ी पार्टी होती है। तो इस तरह से अगर देखें तो दूसरी बड़ी पार्टी जो है ये आपके एक तरह से कहा जाता है वो अपोजिशन कहलाती है।
अब इसी को जैसे इस स्टोरी से आपको चीजें समझ में आई होंगी, तो इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। हु इज एन एमएलए? एमएलए कौन है, अब इसको समझ लें। एमएलए मींस क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट जो है आपके एक तरह से कुछ मेंबर्स को चुनती है, जहां पर हमारे मेंबर्स जाते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, लॉज बनाते हैं, वही क्या कहलाती है? लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है। जैसे पार्लियामेंट होता है, जैसे आपके लोकसभा और राज्यसभा के लिए, उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है किसके लिए? एमएलए के लिए। अब आपको ये डायग्राम दिखाया जा रहा है, यहां पर क्या दिखाया गया है? हिमाचल प्रदेश को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। इसी तरह हर स्टेट को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा जाता है और सेक्टर्स का नाम दे दिया जाता है। सेक्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से। तो कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या होता है? छोटे जो है आपके एरियाज। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जो है एमएलए पूरा इसको देखेगा। ये पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 20, तो 20 को ये जो है आपके एक एमएलए देखेगा। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए जो है इलेक्ट होता है। तो इस तरह से जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उतने एमएलए होते हैं उस स्टेट के। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जांपल दिया गया है, जो एमएलए हैं, हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की ये कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है, 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये आपके दी गई है 68 पार्ट में ये बटा हुआ है। तो 68 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है पूरे हिमाचल प्रदेश को, और वही एरिया जो छोटे छोटे एरिया उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। इसके मतलब 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब 68 कॉन्स्टिट्यूंसी से में इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन में आपके डिफरेंट पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारती हैं। अब इसमें से जो भी पार्टी जो आपके एक तरह से ज्यादा मेंबर्स लेकर के आएगी, जिनके ज्यादा जो है आपके एक तरह से एमएलए जीतते हैं, तो वो जो है आपके एक तरह से लीडिंग पार्टी होती है। उस लीडिंग पार्टी को कहा जाता है कि आप जो है एक तरह से गवर्नमेंट बनाएं। तो एक रूलिंग पार्टी होती है, वही गवर्निंग पार्टी, और बाकी जो पार्टी होती है वही अपोजिशन पार्टी होती है। तो उसको अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। जैसे अब इसी को अगर हम और इलैबोरेट करें और आपको समझाने के लिए एग्जांपल लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। जैसे अगर आप देखें, अगर हम असेंबली 2017 में 2017 में हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसकी अगर हम एनालिसिस करें, पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट जो है आपके ये। टोटल कितनी सीट्स हैं? 68 सीट्स है। अभी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंसी देखा, अब देखिए उसमें से क्या है, उसमें से कितने पार्टी के एमएलए जो है इलेक्ट हुए, इलेक्ट होकर के आए। तो हर, अब जैसे वाली 68 है, अब 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के सारे 68 मेंबर्स लड़े होंगे, कांग्रेस के 68 जगह पर मेंबर्स लड़े होंगे, तो लेकिन जीते कितने? तो अब यहां पर दिखा रहा है कि बीजेपी के कितने कैंडिडेट्स जीते हैं? 44। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने जीते हैं? 21। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, तो उसके एक जो है आपके कैंडिडेट जीता है, और इंडिपेंडेंट के 2 जीते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 68। तो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 68 मेंबर्स हैं। अब जब ये आपके इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? सबसे ज्यादा एमएलए किसके पास है? बीजेपी के पास है। अब यह देखा जाता है कि क्या यह सरकार बना सकती है कि नहीं। कैसे देखा जाता है? इस तरह से देखा जाता है कि 50% प्लस आपके पास सीट होना चाहिए। 50% प्लस मतलब 50% से ज्यादा। तो अब जैसे 68 है, तो 68 का 50% मतलब आधा कर दीजिए, हाफ अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 34। इसके मतलब 34 पर तो 50% आएगा, हमें इसका अगला वाला फिगर लेना पड़ेगा। इसके मतलब 35 कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो अगर बीजेपी के 35 जो है आपके कैंडिडेट हैं, तो ऑटोमेटिकली ये गवर्नमेंट बनाएगी, फिर हमें कुछ करना ही नहीं है। यहां पर क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट बना रही। तो अब यहां पे आपने देखा कि 34 प्लस पर मेजोरिटी है, मेजोरिटी को कहते हैं। तो 50% प्लस 1।
+1 क्या क्यों कह दिया? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 67 अगर सीट होती, 2 से डिवाइड करते कितना आता? 33.5 आता। तो जो आपके नंबर है, जो कि कंप्लीट नंबर है, वो क्या है? 33.5 के बाद 34, इसके मतलब सिर्फ 34 सीट चाहिए होती। फिर समझ रहे हैं? +1 कोई जरूरी नहीं है, जब पूरी संख्या आएगी, पूरा नंबर आएगा तब +1। और अगर पॉइंट में आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट जो है आपके फिगर होगा वो क्या हो जाएगा? मोर देन 50% अपने आप हो जाएगा। तो 67 का मोर देन 50% हो जाएगा 34, इसके बाद 34 सीट। तो अब यहां पर क्या है कि 44 सीट इसकी है, जो कि मेजोरिटी ज्यादा है। इसका मतलब बीजेपी को कुछ नहीं करना है, ये अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन अगर अब 35 पर ये है, मान लीजिए इसकी सीट 32 होती, 32 होती, अगर इसकी सीट 32 होती सपोज कर लीजिए, और 12 सीट और किसी पार्टी की होती, जो यहां से कम हुई है 12 किसी और पार्टी की होती, मान लीजिए पार्टी P1 है, 12 सीट ये होती, तो ऐसी कंडीशन में मेजोरिटी क्या किसी के पास आ रही है? 35 मेजोरिटी के लिए चाहिए। क्या 35 किसी को सीट मिली है? 32 इसको मिली, 21 इसको मिली, 1 इसको मिली, 2 इसको मिली, 12 इसको मिली? नहीं। तो फिर ऐसा क्या होगा? फिर जो है गवर्नर जो होता है वो जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको कहता है कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए। ये क्या करेंगे? बीजेपी वाले क्या करते हैं? दूसरे लोगों से बात करते हैं, इनसे बात करें, इनसे बात करें, इनसे बात करें, इनसे मिला करके हमें मेजोरिटी 35 करना है। अगर किसी ने इनका साथ दे दिया और इनके साथ मिल करके गवर्नमेंट बनाई, तो ऐसी कंडीशन में वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब आपके मेलजोल की गवर्नमेंट, तो दो लोग मिलकर के गवर्नमेंट बना रहे हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि बीजेपी के साथ कोई नहीं जो है आपके एक तरह से अलायंस कर रहा है, तो फिर दूसरी पार्टी को दिया जाएगा कि दूसरी पार्टी आप हैं, आप सरकार बना सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। अगर मान लीजिए कि उनको जो है आपके समर्थन मिल जाता है, जैसे मान लीजिए ये है 12 यहां से मिल गया, तो इनके कितने हो गए? 33 हो गए, 33 और 2 जो है इंडिपेंडेंट वालों ने भी सपोर्ट कर दिया, तो क्या हो गए? 35। इसके मतलब कि ये जो है आपके सरकार बना लेंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे। तो मेजॉरिटी करना होता है तो पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? लार्जेस्ट पार्टी को। लेकिन अगर लार्जेस्ट पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाती तो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी को फिर जो है आपके एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप बनाइए। और इस पर भी अगर नहीं जो है बनती है, मान लीजिए इनको भी कोई नहीं दे रहा है समर्थन, कोई जो है अलायंस नहीं कर रहा है, तब ऐसी कंडीशन में फिर से री इलेक्शन होता है। फिर से इलेक्शन होगा, क्योंकि जो है आपके एक तरह से इसको कहा जाता है पार्लियामेंट हंग कर गई। तो यहां पर क्या है कि कोई सरकार बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर इस केस में जैसे बीजेपी की आपकी गवर्नमेंट बन चुकी है, क्यों? क्योंकि 35 लोग चाहिए थे, 34 + 1 44 इनके पास है, इसलिए गवर्नमेंट इनकी है। बाकी सब अपोजिशन हो गए, और अपोजिशन में सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए ये अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। तो अपोजिशन में सभी हैं, लेकिन एक्चुअल अपोजिशन पार्टी के लीडर कौन होगा? वो ये होंगे, क्योंकि ये दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है। तो अपोजिशन पार्टी एक्चुअल में ये हुई, बाकी ये भी हुई इनके समर्थन में। तो ये जो है इस तरह से हमारी जो है आपके एक तरह से इलेक्शन होता है, बाकी गवर्नमेंट बनती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। अब देखिए किसी भी केस में मान लीजिए मेजोरिटी मिल गई किसी को, अब किसी को जैसे मान लीजिए जो है इस केस में अगर हम लोग देखें तो इस केस में जो बीजेपी की सीट है वो मेजॉरिटी से ज्यादा है, इसलिए बीजेपी की आपके एक तरह से हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बन जाएगी। अब इसके मतलब वहां पर किसकी? बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की सरकार आ गई, गवर्नमेंट आ गई, अपोजिशन में कौन था? ये आ गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जब सरकार बना ली तो अब ये 44 मेंबर्स जो आपके हैं असेंबली के, एमएलए इनको कहा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो एमएलए जो होंगे, जो बीजेपी के 44 मेंबर है, अब 44 में से एक लीडर चुनेंगे, एक कोई किसी को लीडर चुनेंगे। जिसको लीडर चुनेंगे वो क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर। तो ये वो चीफ मिनिस्टर होता है। अब ये लीडर कैसे चुनते हैं? ये पार्टी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये कोई इलेक्शन हम लोग नहीं कराते, ये पार्टी के ऊपर है।
बाकी इलेक्शन जो है आपके एक तरह से इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन अब इनके इसमें से किसको इलेक्ट होना है ये इनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। ये पार्टी की इंटरनल चीज है। तो हो सकता है कि पार्टी एक किसी भी मेंबर को अपने आप सेलेक्ट कर ले कि नहीं इसको हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, बाकी सब लोग समर्थन दे देंगे, उसको कंट्रोल कर देंगे। तो इस तरह से एक लीडर बनाया जाता है, वही लीडर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, वही चीफ मिनिस्टर बनता है। तो इस तरह से इलेक्टेड मेंबर अगर है तो इलेक्टेड मेंबर्स क्या करेंगे, रूलिंग पार्टी का इलेक्टेड जो लीडर होता है वही चीफ मिनिस्टर बनता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने चूज किसको किया था, श्री जय नारायण ठाकुर जी को। तो श्री जय नारायण ठाकुर जी को जो है आपके एक तरह से चीफ मिनिस्टर बनाया गया था 2017 में। अब चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, मिनिस्टर्स को इन्हीं एमएलए में से 44 लोगों में से कुछ मिनिस्टर्स को निकाला, कुछ जो है आपके रिस्पॉन्सिबल या फिर जो आपके ठीक ठाक वर्क करने वाले लोग थे या सीनियर मोस्ट लोग थे, उनको जो है आपके एक तरह से निकाला जाता है। अब ये जैसी टीम अपना बनाना चाहें लीडर जो है, तो ये कुछ ना कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जो 44 लोग आपके एक तरह से एमएलए में आए हैं उनको, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके उनको क्या करते हैं, उनको मिनिस्टर्स बनाते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से मिनिस्ट्री मिलती है, तो मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर गवर्नर जो है वो एक तरह से अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को। तो जो आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है, जैसे आपके इंडिया की बात अगर हम करें, यूनियन की बात करें, तो प्रेसिडेंट ये काम करता है, प्राइम मिनिस्टर उनके जो है कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। लेकिन स्टेट लेवल पे अगर हम कहेंगे तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को ओथ दिलवाता है और फिर जो है उनको अपॉइंट करता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर मिल करके जो है आपके गवर्नमेंट को रन करते हैं या गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी को गवर्नमेंट बनाना कहते हैं या गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कहा जाता है। तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे, चीफ मिनिस्टर रहेगा और प्लस कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों को कुछ पोर्टफोलियोज दे दिए जाएंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स दे दिए जाएंगे जो कि वो आपके एक तरह से रन करेंगे। और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएज होते हैं, जितने भी असेंबली में एमएलएज हैं, उसी में रूलिंग पार्टी होती है, उसी में अपोजिशन होती है। जैसे अभी हम लोग ने पहले अभी यहां पे डिसाइड किया ना, ये क्या है, ये रूलिंग पार्टी है, जबकि ये सब क्या है, ये सब जो है आपके अपोजिशन में, ये अपोजिशन पार्टी है। तो अपोजिशन में बैठते हैं। अपोजिशन क्यों जरूरी होता है, अपोजिशन इसलिए जरूरी होता है कि इन लोग जो आपके रूलिंग पार्टी को, इनको चेक कर सके। चेक कैसे कर सके, कि अपने मनमानी तरीके से कोई ऐसा लॉ ना बना देंगे जिसकी वजह से यहां पर इनको चेक किया जाता है। तो इसलिए जो है आपके अपोजिशन का होना जरूरी है। और अपोजिशन किस तरह से अपनी चीजों को रखता है, क्वेश्चन आवर्स में। जैसे क्वेश्चन आवर्स कैसे होते हैं या किस तरह से अभी आगे आ रहा है, अभी आप देखेंगे कि इनकी रूलिंग कैसे होती है। कुछ एमएलए को दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, एक तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो एमएलए होते हैं, इसलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखना ही देखना है उनको। दूसरा वो मिनिस्टर भी बना दिए जाते हैं। तो अगर मिनिस्टर बना दिए गए तो इसके मतलब कि वो पूरे एक डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, तो उनका दो नेचर, डुअल नेचर हो जाता है। तो एक तो मिनिस्ट्री होने की वजह से वो अपने पूरे डिपार्टमेंट को देखते हैं और बाकी एमएलए होने की वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी देखते हैं। तो इसलिए उनके पास डबल जो है आपके एक तरह से लोड हो जाता है। तो इस तरह से आपके स्टेट गवर्नमेंट रन करती है और स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से चलती है। अब देखिए एमएलए 4 क्या कहता है, आई थिंक माई कोलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, वाटर टैंकर्स have been put into service, ORS packets are being distributed, the government is doing everything possible to help people। अब ये रूलिंग पार्टी का सीधे सीधे जो जैसे बोल रहा है, ये सीधे समझ में आ रहा है कि ये एमएलए कौन है, रूलिंग पार्टी का है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे कोलीग्स हैं ये जबरदस्ती एग्जैजरेट कर रहे हैं। एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं चीजों को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल है, टैंकर्स आपके लगे हुए हैं जो कि आपके पानी सप्लाई कर रहे हैं और जो है आपके ओआरएस पैकेट्स जो है आपके डिस्ट्रीब्यूट कराए जा रहे हैं। तो आपने डायरिया में देखा होगा एक ओआरएस पैकेट आता है ना। तो ओआरएस क्या होता है, जो कि आपके एक तरह से जो सॉल्ट बदन की, क्योंकि जब डायरिया होता है तो डायरिया में क्या होता है, उल्टी
होती है, लूज मोशन होता है, जिसकी वजह से बॉडी का पानी निकल जाता है। तो ओआरएस क्या होता है, ओआरएस या इलेक्ट्रॉल आपने सुना होगा, तो इलेक्ट्रॉल का पैकेट, तो इस नाम से ओआरएस नाम से या इलेक्ट्रॉल के नाम से आता है। ऐसा सॉल्ट आता है जो कि पानी में घोल करके दिया जाता है, उसमें सॉल्ट और शुगर दोनों होती है, जिससे कि आसानी से जो आपके बदन से पानी कम होता है वो जो है आपके एक तरह से उसकी पूर्ति होती रहे, उसकी कंप्लीशन होता रहे, और जितनी शॉर्टेज हुई है वो फुलफिल हो जाए। तो इसलिए ओआरएस और इलेक्ट्रॉल जो आपके होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट कराए जा रहे हैं, जैसे एमएलए कह रहे हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। गवर्नमेंट सारे काम ऐसे कर रही जो पीपल के लिए अच्छे हैं या उनको हेल्प करने के लिए। अब एमएलए 5 क्या कहता है, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन अवर हॉस्पिटल्स। हमारे हॉस्पिटल में बहुत पुअर फैसिलिटी है। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ना तो डॉक्टर है और ना ही कोई मेडिकल स्टाफ अपॉइंट किया गया है। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव। एक दूसरे हॉस्पिटल में जो है आपके डॉक्टर एक लंबी छुट्टी पे चला गया है। दिस इज अ शेम। ये जो है आपके शेमफुल जो है आपके बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो अब जो है आपके एक तरह से बद से बदतर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो वही चीज, वही कंडीशन ये बता रहे हैं। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ओआरएस पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। कौन इंश्योर करेगा कि ओआरएस पैकेट हर फैमिली में पहुंच रहा है। तो ये जो है आपके एक तरह से 5वें जो है एमएलए ने इस चीज को बोला। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है आपके इस तरह से डिस्क्राइब की जाती हैं या बताई जाती हैं, और फिर उसका आंसर जो है आपके एक तरह से हेल्थ जो है आपके हेल्थ मिनिस्टर जो होता है उसको देना होता है। तो वो हेल्थ मिनिस्टर असेंबली में भी देता है और असेंबली के बाहर भी देता है। तो असेंबली में जब देता है तो असेंबली में पहले फुलफिल करता है अपने कोलीग्स को, उनकी जो है आपके प्रॉब्लम्स को बताता है, सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। जो स्टेप्स गवर्नमेंट लेता है वो गवर्नमेंट जो है आपके स्टेप्स जो है एक तरह से लेकर के बताते हैं कि हाँ हमने ये स्टेप लिया है। अब देखिए 6th एमएलए जो कि गवर्नमेंट का इंचार्ज है, मतलब इसी से पूछा जा रहा है अब ये आंसर क्या करता है या कैसे सेटिस्फाई करता है अपने कोलिग्स को। तो 6th एमएलए क्या कह रहा है, 6th में ये कह रहा है, सिक्स्थ एमएलए कह रहा है द ऑपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। तो जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं वो अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन। अब वो पिछले गवर्नमेंट को कह रहा है कि पीछे जो गवर्नमेंट थी या इससे पहले वाली गवर्नमेंट जो थी उसने साफ सुथराई की, सफाई की जो है कोई जो है आपके एक तरह से कोई काम नहीं किया या उस पर जो है आपके कोई अटेंशन पे नहीं की। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। अब हम लोगों ने जो है आपके एक तरह से अभियान चलाया है, ड्राइव चलाई है, जिसमें जितने कूड़े पड़े हुए हैं, सालों से कूड़े पड़े हुए हैं लेकिन उनको हटाया नहीं गया है, उन सबको हम लोग सफाई करवा रहे हैं। तो ये जो है आपके सेटिस्फैक्टरी आंसर एक एमएलए 6th एमएलए दे रहा है। तो कहने का मकसद ये कि आपने देखा कि कैसे असेंबली में बातें होती हैं। तो एक मेंबर को आपके एक तरह से टाइम दिया जाता है, उस टाइम अलॉटेड टाइम में आप अपनी सारी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भी प्रॉब्लम है वो रख सकते हैं, और जो कंसर्निंग जो है आपके पीपल है, चाहे वो वहां का जो है एमएलए हो, रूलिंग एमएलए, या फिर जो है उस मिनिस्टर, उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हो, उसको सेटिस्फाइंग आंसर देना होता है जिससे हम ये सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ ये काम हो रहा है। तो अब अपोजिशन इसलिए इसको पूछती है कि अब मान लीजिए कि जो है आपके एमएलए ने ये कह दिया कि हाँ ये काम हो रहा है, अब मान लीजिए ना हो रहा हो, तो कल को वो ये कह सकता है कि आपने जो है असेंबली में इस बात को रखा था कि हाँ हमारे ये काम करा रहे हैं लेकिन ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए जो है आपके डिबेट किया जाता है। डिबेट करने से क्या होता है ये पता समझ में आता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। रूलिंग पार्टी के लिए क्यों बेनिफिशियल होता है, उसको अपने ड्रॉबैक पता चलते हैं, उसको ये पता चलता है कि हमारे एरिया में क्या क्या कमी है। वो शॉर्टकम्स कौन बताता है, जो अपोजिशन वाले होते हैं,
वो हमेशा कमी निकालेंगे रूलिंग पार्टी की। और अपोजिशन जो होता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी की कमी निकालता है, और जो आपके एक तरह से रूलिंग पार्टी का जो है एमएलए या फिर मिनिस्टर होता है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि गवर्नमेंट स्टेप लेने क्या जा रही है, उसकी पॉलिसी क्या है, तब आपके एमएलए को पता चलता है उस रीजन के। तो इसलिए जो है आपके दोनों तरफ से बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लेने जा रही है, कौन सी पॉलिसी चलाने जा रही है, अगर यही नहीं पता होगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एमएलए कैसे बताएगा। अब उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉलिसी आने वाली है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कह देगा कि हाँ भाई ये चीजें आने वाली है, जैसा ही आती है आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ये मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपके एक तरह से बीच में जो असेंबलीज होती हैं, उस असेंबली में यही जो है आपके एक तरह से डिबेट किया जाता है, और डिबेट करके किसी एक जो है जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर किया जाता है, और बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में पता किया जाता है कि हाँ गवर्नमेंट क्या करने वाली है। अब देखिए, जब चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, हाई लेवल एक जो है आपकी इंक्वायरी सेटअप कर दिया, कि एक इंक्वायरी सेटअप कर लिया जाए कि वहां पर डायरिया कैसे फैला, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसने जो है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्क नहीं किया, पानी गंदा था या फिर कोई और रीजन था। तो जो भी रीजंस होता है इंक्वायरी सेटअप की जाती है, और उसके बाद फिर जो आपके एक तरह से चीफ मिनिस्टर होते हैं या जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं या कंसर्निंग मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेते हैं। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी जिसको कहा जाता है, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है उनकी हेल्प ली जाती है, फिर जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कुछ उनसे हेल्प ली जाती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो ये जो है आपके एक तरह से इन डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेकर के अलग अलग रीजन में अलग अलग काम कराया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है पब्लिक को कि आपके रीजन में जो प्रॉब्लम है अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जो है आपके दूर कर दी जाएगी। तो ये जो है आपके एक तरह से वर्क होता है। अब जैसे गवर्नमेंट है तो उसको लॉज पढ़ते हैं, जब कोई एपिडेमिक आता है तो उससे रिलेटेड उसके रिलीफ के लिए रिलीफ फंड होता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं रिलीफ के लिए। अब जैसे आप देखते होंगे बाढ़ आती है, फ्लड आता है, जब बाढ़ का पानी जो है आपके वापस लौट जाता है, जो जो अफेक्टेड रीजन आपके होते हैं उन सभी अफेक्टेड रीजन्स में क्या किया जाता है, उन सभी अफेक्टेड रीजन में जो लोग अफेक्टेड रहते हैं उनको कुछ मुआवजा दिया जाता है, कुछ उनको हेल्प की जाती है। फिर वहां पर जो है आपके सैनिटेशन वर्क जरूरी होता है, जब पानी वापस लौटता है तो वहां से क्या किया जाता है, सफाई करवाई जाती है, क्योंकि अगर सफाई नहीं करवाएंगे तो बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। तो इस तरह की चीजें जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ के लिए की जाती है। फिर उन रीजन्स में जो अफेक्टेड रीजन है वहां पे सैनिटेशन का बहुत ख्याल रखा जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, वहां पे एडुकेट ये देखा जाता है कि प्रॉपर वे में आपके टॉयलेट्स बने हैं या नहीं बने हैं, टॉयलेट साफ हो रहे हैं या नहीं साफ हो रहे हैं। अगर नहीं बने हैं तो आपके एक तरह से मोबाइल टॉयलेट्स जो होते हैं वो उस रीजन में लगाए जाते हैं। पानी की सप्लाई है या नहीं है, अगर नहीं है तो टैंकर्स को ला करके आपके एक तरह से लगाया जाता है। तो ये जो है आपके एक्स्ट्रा वर्क होता है जो कि आपके सरकार को करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट रन करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को की हेल्प लेकर के ही तब ये काम हो पाता है।